आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 को हम लोग जो है फिनिश करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को साथ में स्टार्ट भी करेंगे। पिछले सेशन में 29 तारीख के सेशन में हमने रेड के बारे में जानकारी करी थी कि रेड क्या चीज होती है और सेकेंडरी स्टोरेज यानी ये बैकअप स्टोरेज जो डिवाइस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मीडिया बैकअप कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक वैसे ही रेड भी बैकअप लेने के लिए यूज किया था, डाटा स्टोर करना और डाटा बैकअप लेना, ये रेड का मेन काम है। तो मीडिया फॉर बैकअप में रेड भी आता है। रेड ज्यादा बड़ा स्टोरेज डिवाइस है और इसमें हमने देखा कि एरे ऑफ डिस्क, इंडिपेंडेंट डिस्क बना ली जाती हैं। रेड के अलग अलग लेवल हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 10 यानी रेड 10 और रेड 5। आज का हमारा विषय ट्रबल शूटिंग और एरर रेक्टिफिकेशन से है। इसका हमने 29 तारीख के सेशन में भी कंप्लीट किया था। कुछ इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और दोहरा के इस सेशन को फिनिश करते हैं। ये चैप्टर 1 सबसे आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का, और इस ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस, ये दोनों ही। ट्रबल शूटिंग में एरर दूर करना, कि अगर आपके पास एरर आएगी पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले एरर थी पावर नॉट टर्न ऑन, पावर नहीं ऑन हो रही है, तो आप पहले अपने पावर सप्लाई पे लगे हुए जितने भी पावर सप्लाईज हैं उनको चेक करिए। पावर ना आने का मतलब है कि पावर सप्लाई से पावर, जहां जो भी आपको पावर सप्लाई दे रहा है, चाहे आप डायरेक्ट ले रहे हैं या यूपीएस से ले रहे हैं, उनको चेक करिए। पावर कॉर्ड खराब हो सकती है, या सिस्टम मदरबोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या सिस्टम केस मदरबोर्ड सिस्टम केस को टच कर रहा हो तो भी अर्थिंग हो जाती है और कोई भी सप्लाई जो है वो बन नहीं पाती। आपका एसएमपीएस भी खराब हो सकता है। पीसी बूट हो रहा है लेकिन बीप साउंड सुनाई दे रहा है, आपको बायोस एरर कोड्स में बताया था कि चेक कर लें पहले कि आपको चेक करना होगा कि पीसी बूट कर रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, एक बीप साउंड सुनाई दे रहा है, तो आपको मॉनिटर देख लेना कि मॉनिटर टर्न ऑन है कि नहीं। बायोस का बीप कोड सुनाई दे रहा है अगर, तो फिर बीप कोड के अकॉर्डिंग केस को स्टडी किया जाएगा और उसी हिसाब से रेक्टिफाई करेगा। फैन टर्न हो रहा है लेकिन वीडियो नहीं सुनाई दे रहा है या बीप नहीं सुनाई दे रही है, तो रैम और प्रोसेसर को चेक करेंगे। कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है या कीबोर्ड आपने लगाया है लेकिन कीबोर्ड में फॉल्ट आ रही है, आपके नम लॉक जो है वो कीबोर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नम लॉक को चेक करके देखेंगे। नम लॉक जो हमारी एलईडी नम लॉक की जलती है उसको बार बार ऑन ऑफ करके देखेंगे टर्न ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं। अगर टर्न ऑन ऑफ नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि कीबोर्ड कंट्रोलर खराब हो गया, आपको दूसरा नया कीबोर्ड जो है वो लेकर के उसको हटा के नया कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मेंटेनेंस माने देखभाल करना। अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट लगे हैं, कंप्यूटर को भी देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर और उसमें लगे हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स की देखभाल के लिए क्या करना पड़ेगा। माउस खराब हो जाएगा, या माउस की देखभाल कैसे करेंगे। माउस में डस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, इसको डस्टिंग करना पड़ता है बार बार। तो अगर आपने माउस लिया है तो आप उसको लगातार कॉटन क्लॉथ से उसको वॉश करते रहिए। कीबोर्ड को क्लीन करते रहिए और कीबोर्ड को ब्रश से उसके डेब्रिस, उसमें जो कूड़ा जमा हो जाता है उसको जो है साफ करेंगे। मॉनिटर का मेन पावर सप्लाई, मॉनिटर को चेक करेंगे। मॉनिटर को अगर आपको मेंटेन करना है, मॉनिटर की सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो मॉनिटर का मेन पावर सप्लाई जो है डिटैच कर देंगे सिस्टम यूनिट से भी और पावर यूनिट से भी, क्योंकि मॉनिटर में दो तरह के कनेक्शन लगते हैं। एक जो है मॉनिटर में सिग्नल केबल लगती है, ब्लू कलर की कनेक्टर होता है वो
15 पिन VGA से, तो वो भी निकाल लेंगे और पावर कनेक्टर भी निकाल लेंगे और सूखे कपड़े से डस्ट को साफ करेंगे। मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है एक तो उसको साफ करने के लिए कोई नुकीली चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही उस पर कुछ स्प्रे नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसकी स्क्रीन प्लास्टिक ही होती है, उस पे थिनर वगैरह ये सब नहीं अप्लाई किया जाएगा कि थिनर से उसको साफ कर रहे हैं। हालांकि उसकी क्लीनिंग के लिए भी, मॉनिटर स्क्रीन की क्लीनिंग करने के लिए भी एक खास तरह का क्लीनर आता है, लेकिन वो क्लीनर जो है वो आप थिनर मत समझिए या पेट्रोल मत समझिए। पेट्रोल और थिनर जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं इस तरह की स्क्रीन को। ये स्क्रीन प्लास्टिक ही बनी होती है। इस वक्त जो एलईडी मॉनिटर आ रहे हैं, पेपर एलईडीज आ रही है, या जो भी मॉनिटर इस वक्त बन रहे हैं, वो एलईडीज वगैरह जो बन रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और प्लास्टिक की स्क्रीन होती है, वो डैमेज हो सकता है। तो उसको जो है केवल ड्राई क्लोथ से साफ करेंगे, या फिर स्पेशल क्लीनिंग जो उसका सॉल्वेंट आता है वो उससे क्लीन करा जाएगा। लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं छिड़का जाएगा, वो पहले कॉटन क्लोथ में छिड़का जाएगा और उसके बाद वो तब अप्लाई किया जाएगा। तो मॉनिटर के लिए पहले मॉनिटर को अनप्लग कर लें और सिस्टम यूनिट से हटा लें, मॉनिटर को ड्राई क्लोथ से साफ करें और सारी डस्ट को रिमूव कर लिया जाए। नेवर यूज लिक्विड, साफ साफ कह रहा है कि मॉनिटर को साफ करने में कभी लिक्विड नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना वो लिक्विड जो है वो स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। साथ ही यूज ड्राई कॉटन क्लोथ टू रिमूव डस्ट, सूखे कॉटन के कपड़े से आप जो है डस्ट रिमूव करें। नेवर स्प्रे क्लीनिंग सोल्यूशन ऑन इट, और कभी भी क्लीनिंग सोल्यूशन, ऐसा क्लीनिंग सोल्यूशन जिससे कोई और चीज क्लीन होती हो, मॉनिटर का क्लीनिंग सोल्यूशन अलग आता है। अगर आप थिनर वगैरह डालने की प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके ऊपर थिनर या आइसोप्रोपाइल डाला जाएगा या व्हाइट पेट्रोल से साफ कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रिंटर आज का हमारा मेंटेनेंस में नया सब्जेक्ट है, प्रिंटर कैसे साफ किया जाएगा या प्रिंटर को कैसे मेंटेन किया जाएगा। नोजल चेक, देखिए प्रिंटर में यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर के बारे में, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत इंकजेट प्रिंटर में होती है। क्योंकि जिस तरह फाउंटेन पेन होता है, आप समझिए इस बात को कि हम लोग दो तरह के पेन अभी तक यूज करते हैं। एक तो पहले इस वक्त जेल पेन आता है, इससे पहले कई साल पहले एक फाउंटेन पेन आता था, और फाउंटेन पेन में गीली स्याही पड़ती थी। वो फाउंटेन पेन में अक्सर रोजाना कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, इंक लीकेज। तो ऐसा ही जो हमारे प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट स्पेशली प्रिंटर्स, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें लिक्विड इंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो नॉन इम्पैक्ट में हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें लिक्विड इंक इस्तेमाल होती है, वहीं लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक इस्तेमाल होती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन है, कौन सा पेन ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है? जो पेन लिक्विड स्याही से चलता है, यानी फाउंटेन पेन। उसमें क्या होगा, लीकेज हो जाएगी। तो फाउंटेन पेन की निब जो होती है, वो सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। उसी तरह इंकजेट प्रिंटर को भी आप फाउंटेन पेन जैसे समझ लीजिए। तो इसमें नोजल जो होती है, जो कि कार्ट्रिज है, टोनर कार्ट्रिज है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने रहते हैं, होल्स बने रहते हैं, उनको नोजल कहते हैं, जिससे इंक बाहर निकलती है। जहां से इंक बाहर निकलती है उसको नोजल कहा जाता है। तो वो नोजल जाम हो जाती है। इस नोजल को इस नोजल को वेट कॉटन क्लोथ से आराम से, किसी ठंडे पानी से, थोड़ा कॉटन क्लोथ में ठंडा पानी से जो है उससे क्लीन कर लेंगे उसके नोजल्स। और प्रिंट हेड के नोजल अगर चोक हो जाते हैं तो उसमें इंक निकलने में दिक्कत होती है, तो उसके नोजल्स को एक वेट कॉटन क्लोथ से, गीले कॉटन क्लोथ से साफ कर लेंगे प्रॉपरली। टर्न ऑफ प्रिंटर एंड ओपन द टॉप कवर, प्रिंटर को, लेकिन ये काम प्रिंटर को ऑफ करके ही, पहले तो कार्ट्रिज आपको निकालनी पड़ेगी। इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिजेस होती हैं, वो कार्ट्रिजेस के आगे नोजल पॉइंट बना रहता है और उसी नोजल पॉइंट को आपको साफ कर लेना है। टर्न ऑफ प्रिंटर एंड ओपन टॉप कवर, प्रिंटर को टर्न ऑफ करिए और उसका टॉप कवर खोले। इंकजेट प्रिंटर का टॉप कवर, हर प्रिंटर का टॉप कवर खुल जाता है। विद ए ड्राई लेंट फ्री क्लोथ,
और लिंट फ्री क्रोथ। लिंट फ्री क्लोथ वो होता है जिसमें रेशे नहीं होते। एक सूखे लिंट फ्री क्लोथ से उसको आप उस एरिया को जहां पे वो कार्ट्रिज लगी है उस एरिया में सफाई कर लेंगे। एक ड्राई कॉटन लिंट फ्री क्लोथ से टोनर कार्ट्रिज और उसकी कैविटीज जो हैं उनको साफ कर लेंगे। कैविटी मतलब जहां पे टोनर कार्ट्रिज लगती है उस जगह के एरिया को एक बार साफ कर लिया जाएगा, गीले कपड़े से नहीं, क्योंकि जो एरिया जो है वो टोनर के हेड में रहता है उस एरिया पे कोई भी गीली चीज नहीं इस्तेमाल की जाएगी। गीली चीज सिर्फ प्रिंटर के नोजल, इंकजेट प्रिंटर की नोजल को क्लीन करने के लिए यूज किया जाएगा। तो प्रिंटर में नोजल चेक करिए, चेक नोजल ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की नोजल को चेक करिए वेदर द प्रिंट हेड इज वर्किंग, काम कर रहा है प्रिंट हेड की नहीं। और कैसे साफ करेंगे इसको, चेक करेंगे वेट कॉटन क्लोथ से। एक वेट गीला कपड़ा ले लेंगे और उससे उसकी नोजल को साफ करके देखेंगे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। टर्न ऑफ प्रिंटर, टॉप कवर खोलिए, विद ए ड्राई लिंट फ्री क्लोथ्स वाइप द पेपर पाथ एरिया। पेपर पाथ का जिस एरिया में पेपर लगा रहता है उस एरिया को थोड़ा सा साफ करेंगे और प्रिंटर की टोनर का दो एरिया साफ करेंगे, टोनर की कार्ट्रिज कैविटी को और जो एरिया पेपर एरिया रहता है यानी जहां पे कार्ट्रिज लगी रहती है उस एरिया को भी थोड़ा साफ करेंगे। पांचवा है सीडी रोम ड्राइव को आप कैसे मेंटेन करेंगे। सीडी रोम ड्राइव को किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है। नेवर लीव सीडी रोम ट्रे ओपन। सीडी रोम या सीडी डीवीडी की ट्रे को कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे कि वो खुली है, उसको अगर कुछ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि सीडी की ट्रे जो है वो खुली रहती है, बंद नहीं होती, तो उसको सही कराएंगे। अवॉइड टचिंग सीडी रोम ट्रे विद ऑयली एंड डर्टी हैंड्स। सीडी रोम की जो ट्रे है उस पे कोई भी ऑयली चीज या गंदे हाथों से उसको टच नहीं करेंगे। यूज सीडी क्लीनिंग किट टू क्लीन द सीडी ड्राइव एंड लेंस। सीडी के अंदर देखिए सीडी ड्राइव या सीडी डीवीडी जो होते हैं उनके अंदर दो ही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ट्रे वाला सेक्शन और दूसरा लेंस। दोनों चीज अगर उसमें लेंस खराब हो गया आपका सीडी डीवीडी बेकार हो जाता है। या तो आप लेंस चेंज कराइए या फिर नया। लेंस चेंज कराने का कोई फायदा है, एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि वो लेंस जो है एक बार अगर खराब हो जाएगा तो चेंज भी करेंगे तो बार बार खराब ही होने लगेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री से बन के अलाइनमेंट सेट होकर के आता है और जो ओरिजिनल लेंस होता है वो उसमें, और जो लेंस आप चेंज करेंगे उसमें बड़ा फर्क होता है। तो सीडी के लेंस को क्लीन करने के लिए स्लीडिंग क्लीनिंग किट आती है जो मार्केट में मिलती है, और उससे आप सीडी डीवीडी को उसको, वो एक सीडी होती है और एक खास तरह का लिक्विड भी होता है जिससे आप सीडी ड्राइव को क्लीन करें और उसके लेंस को क्लीनिंग करने के लिए वो किट इस्तेमाल करें, तो सीडी रोम ड्राइव को आप लंबे समय तक चला सकते हैं। कभी भी सीडी रोम के ट्रे को और सीडी रोम के भीतर के किसी हिस्से को ऑयली और गंदे हाथों से नहीं टच करेंगे। सीडी रोम को कभी खुला नहीं छोड़ेंगे। और एक बात और है, सीडी रोम को खाली भी नहीं छोड़ेंगे। सीडी रोम के भीतर एक सीडी जो है वो हमेशा उसके अंदर पड़ी होगी, भले ही वो ऑफ हो, बंद करके रखा हो, लेकिन उसके अंदर एक सीडी जरूर डाल के रख देंगे, खाली सीडी डाल के रख देंगे, या कोई भी अनयूज सीडी जो है वो सीडी में डाल करके रख दीजिए अब, वरना सीडी रोम में धूल जमा हो जाएगी और लेंस खराब हो जाएगा। नेवर लीव सीडी रोम ट्रे ओपन। अवॉइड टचिंग सीडी रोम ट्रे विद ऑयली डर्टी हैंड्स। यूज सीडी क्लीनिंग किट टू क्लीन द सीडी ड्राइव एंड लेंस। छठा है यूपीएस। यूपीएस में क्या बातें ध्यान रखने वाली है। इंस्पेक्ट द इंटीरियर ऑफ यूपीएस यूनिट फॉर कोरिजन एंड हीट डैमेज। हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीएस में जो बैटरी लगी रहती है, यूपीएस में बैटरी लगी होने की वजह से यूपीएस के अंदर जो है वो लिक्विड पड़ता है, एक बहुत स्पेशल तरह का वाटर होता है वो, और वो जब यूपीएस की बैटरीज में पड़ता है तो कुछ ना कुछ जंग के जैसा एक कोरिजन मटेरियल जो है वो उसके चारों तरफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है वो कनेक्टिविटी मिलने में जो बैटरी है, बैटरी के चारों तरफ जो पॉइंट्स होते हैं उसके चारों तरफ वो जमता है,
क्योंकि उससे जो है कोई मटेरियल जो है जब ज्यादा बैटरी यूज हो जाती है तो उससे वो मटेरियल निकलना शुरू होता है, तो उसकी साफ सफाई करके रखें। उसमें इस तरह के कोरिजन और जो हीट से वो डैमेजिंग होती है उसको साफ करके क्लीन करके रखेंगे। टाइटन द पावर कनेक्टर्स, पावर कनेक्टर में वो जमता है, वो एक खास तरह का जो पावर कनेक्टर है, पावर कनेक्टर में जो पावर कनेक्टर लगे रहते हैं उन पावर कनेक्टर्स में उनको भी नियमित सफाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कार्बन जमा हो जाता है। चेक बैटरी रन डाउन टेस्ट रेगुलरली, बैटरी का रन डाउन टेस्ट जो है उसको लगातार आप चेक करते रहें। बैटरी का रन डाउन मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब है कि मेन एसी सप्लाई ऑफ करके आप ये जरूर चेक करते रहें बैटरी से, बैटरी मोड में आप अपने यूपीएस को चला के कि क्या वो प्रॉपर बैकअप दे रहा है कि नहीं। इसको रन डाउन टेस्ट कहते हैं। तो रन डाउन टेस्ट उसका लेते रहिए ताकि पता लगता रहे कि बैटरी हमारी प्रॉपरली, बैटरी कमजोर तो नहीं हो रही, क्योंकि बैटरी जो है वो कुछ दिनों में खराब हो जाती है या फिर उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। यूपीएस में जो बैटरी लगी रहती है वो ड्राई बैटरी रहती है। अक्सर जो है वो इन्वर्टर में जो बड़ी बैटरी लगी रहती है उसके अंदर लिक्विड पड़ता है, उसका एसिड कहते हैं उसको, वो डिस्टिल वाटर होता है। तो वो बड़ी वाले यूपीएस में तो वो रिचार्जेबल रहती है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन जो छोटे यूपीएस होते हैं जिसको जो कि स्टैंड बाय यूपीएस के नाम से जाने जाते हैं, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, वो ड्राई बैटरी रहती है। वो रिपेयर लगभग, कुछ लोग उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं आती, वो हमेशा नई लगती। तो बैटरी भी ड्राई बैटरी अगर होगी तो वो कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, लिक्विड बैटरी होगी जिसमें लिक्विड पड़ता है तो उस बैटरी का मेंटेनेंस किया जाता है लगातार। बैटरी के अंदर एसिड पड़ता है और उसके अंदर एक डिस्टिल वाटर पड़ता है जिससे वो यूपीएस की बैटरी जो है वो फिर से चार्जिंग करने लायक बन जाती है। तो बैटरी का रन डाउन टेस्ट करना जरूरी है। ये बात तब आपको पता लगेगी आपकी बैटरी प्रॉपर बैकअप दे रही है कि नहीं, बैकअप कम तो नहीं होता जा रहा है, ये रन डाउन टेस्ट से पता लगेगा। तो यूपीएस के आसपास और चारों तरफ जो कनेक्टर्स वगैरह हैं या फिर यूपीएस की बैटरी जो लगी हुई है उसके बैटरी कनेक्टिंग पॉइंट में चारों तरफ कोरिजन तो नहीं जमा हो रहा है या किसी खास तरह का जो चारों तरफ आप समझिए कि वो जैसे जंग होता है वही उसी तरह का कोरोजन होता है। वो उसको लोहे में उसको जंग कहते हैं और उसको यहाँ पे कोरोजन कहते हैं। कोरोजन जमा हो जाता है, उसको साफ करते रहे, नहीं तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम या इशू खड़ा हो जाता है। बैटरी से भी कुछ ना कुछ लिक्विड जो है वो लगातार बाहर निकलता है और जो बैटरी के कनेक्टर पॉइंट्स है वहां पे जमा हो जाता है, वो कोरोजन कहलाता है। वो कोरोजन जो है वो साफ, उसको लगातार ब्रश से या किसी नुकीले मटेरियल से उसको साफ करते रहे। सेलेक्टिंग द राइट यूपीएस, ये हो गए हमारे मेंटेनेंस में मुख्य माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी रोम ड्राइव, यूपीएस का। सेलेक्टिंग द राइट यूपीएस, सही यूपीएस सेलेक्ट करते वक्त या चुनते वक्त कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है? जब आप यूपीएस सेलेक्ट करेंगे तो क्या बातें हम ध्यान रखेंगे? एक यूपीएस आप लेने जा रहे हैं, चाहे आप उसको अपने सिस्टम के लिए दे रहे हो या यूपीएस इन्वर्टर खरीद रहे हैं, तो क्या बातें ध्यान में रखी जाएंगी? When selecting the right UPS, the maintenance manager should keep following points in mind. जब आप अपने लिए एक अच्छा यूपीएस खरीदने जाएं या कोई मेंटेनेंस मैनेजर खरीदने जा रहा है तो निम्नलिखित बातें उसे ध्यान रखनी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके उसको यूपीएस खरीदना है या इन्वर्टर खरीदना है या बैकअप डिवाइस खरीदना है। क्या है वो क्या बातें हैं? अगर एग्जाम में आएगा हमारे पास कि राइट यूपीएस, सही यूपीएस खरीदने के लिए क्या बातें ध्यान में रखी जाएंगी, तो हमको वो ये बातें हैं, 5-6 बातें जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले है लोड साइज। ये लोड साइज क्या होता है? लोड माने, लोड कहते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट
आप अपने घर में कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई से, उनको लोड कहा जाता है। वो चाहे कुछ भी हो, एक बल्ब भी लगा देंगे आप, इट इज ए लोड। उसको इलेक्ट्रिक की भाषा में या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में लोड कहा जाता है। आपने पंखा लगाया, आपने एसी लगाया, आपने फ्रिज लगाया, आपने आयरन लगाई प्रेस करने के लिए, आपने चार्जिंग करने के लिए लगाया, दीज आर लोड। तो लोड, कितना लोड है, एडिक्वेट लोड, जितना लोड है उतना बड़ा यूपीएस आप ले रहे हैं कि नहीं? कैसे नापेंगे? आपका जो यूपीएस होगा उसकी कैपेसिटी 150% ऑफ द इंस्टॉल्ड लोड होनी चाहिए। यानी जितनी कैपेसिटी चाहिए 100% से ज्यादा होनी चाहिए उस यूपीएस की। 100% से ज्यादा कितने परसेंट? द कैपेसिटी शुड बी 150% ऑफ द इंस्टॉल्ड लोड। जितना लोड या भार आपके घर में लगा है उससे 150% ज्यादा आपका यूपीएस उठा ले पावर ऑफ होने की स्टेज में। यूपीएस मस्ट हैव एडिक्वेट कैपेसिटी। आपके यूपीएस के पास पर्याप्त कैपेसिटी होनी चाहिए टू सर्व द क्रिटिकल लोड। लोड को सर्व करने की, यानी उसको बर्दाश्त करने की या उसको सर्विस देने के लिए आपके पास लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता, लोड की कैपेसिटी कितनी है, प्रॉपर कैपेसिटी लोड को दे पा रहा है कि नहीं आपका यूपीएस, ये ध्यान रखना जरूरी है। इन जनरल कैपेसिटी, इन जनरल सामान्य तौर पे द कैपेसिटी शुड बी 150% ऑफ द इंस्टॉल्ड लोड। 150% यानी 150% इंस्टॉल्ड लोड से 150% ज्यादा कैपेसिटी आपके यूपीएस की होनी चाहिए, ताकि जब पावर ऑफ हो तो वो आपके जितने भी लोड हैं उन सारे लोड को वो पावर दे सके और सर्व कर सके उन लोड्स को। सिस्टम रिलायबिलिटी, पावर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जो बड़े यूपीएस होते हैं, बड़े यूपीएस, ये तो छोटे यूपीएस हो गए जो कि स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस में यूज किए जाते हैं। हमारे पास जो बड़े यूपीएस होते हैं, ऑनलाइन यूपीएस, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी, यानी सेटिंग करने के लिए भी ऑप्शन रहता है। यानी अगर आप ऑनलाइन यूपीएस खरीदेंगे बड़ा, तो आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो सिस्टम रिलायबिलिटी, अगर गलत कॉन्फ़िगरेशन पड़ गया, मान लीजिए लोड करते वक्त कुछ सेटिंग्स थी वो गलत पड़ गई, आपने बड़ा यूपीएस लिया था, वहां सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जो सिस्टम मैनेजर है, मेंटेनेंस मैनेजर है, उसकी वजह से गलत सेटिंग पड़ गई, तो सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा। यानी कुछ देर में अपने आप शट डाउन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या वजह है। इट डिटरमाइंस सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम का भरोसेमंद होना, इट डिटरमाइंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है सिस्टम रिलायबिलिटी में। इट मस्ट बी फॉल्ट टॉलरेंट, आपका सिस्टम साथ में फॉल्ट टॉलरेंट भी होना चाहिए प्रॉपरली। जब फॉल्ट आए तो जो सिस्टम आपने लगा रखा है, यूपीएस या इन्वर्टर या बैकअप सिस्टम लगा रखा है, वो फॉल्ट को टॉलरेट भी कर सके। यानी पावर ऑफ हो कि तुरंत एकदम पावर ना ऑफ हो जाए, पता लगा लाइट गई और आपकी बैटरियां भी काम नहीं कर रही हैं, या बैटरी कुछ रॉन्ग कॉन्फ़िगर हो गई, क्योंकि बैटरी की बे बनाई जाती है। जब बहुत सारी बैटरीज लगती हैं तो उनकी बे बनती है, उसमें अगर रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन पड़ गया तो आपका यूपीएस बैटरी को रीड ही नहीं कर पाएगा, तो बैकअप जाएगा ही नहीं या चार्जिंग ही नहीं होगी। तो फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पावर सिस्टम में, और कॉन्फ़िगरेशन की गड़बड़ी ना होने पे वो फॉल्ट टॉलरेंट हो जाएगा। तो आपका सिस्टम रिलायबल भी हो, सही कॉन्फ़िगरेशन भी उसके अंदर पड़ा हो, और वो फॉल्ट टॉलरेंट भी हो, यानी फॉल्ट को बर्दाश्त भी कर सकता हो। लाइट जाने पे या पावर ऑफ होने पे वो प्रॉपर बैकअप भी दे। बैटरी रन टाइम, ये बैटरी रन टाइम क्या होता है? देखिए बैटरी रन टाइम मतलब जब लाइट जाएगी तो बैटरी कितनी देर तक बैकअप देगी, इट इज इट्स रन टाइम। The battery run time of UPS is the length of time a UPS can reliably supply power after the input supply has failed. बैटरी का रन टाइम भी आपको चेक करता रहना पड़ेगा।
ये रन टाइम जो है, रिलायबल पावर सप्लाई, जब इनपुट सप्लाई यानी इनपुट एसी फेल हो जाएगा तो आपका यूपीएस कितनी देर तक पावर बैकअप दे रहा है, यानी एसी सप्लाई दे रहा है, मेन एसी सप्लाई फेल होने पे, वो बैटरी रन टाइम कहलाता है। तो बैटरी का रन टाइम सही है कि नहीं, इसको भी आपको चेक करना है कि क्या ये जो बैटरी मैं ले जा रहा हूं यूपीएस, ये इसमें बैकअप कितने देर तक का है। अगर मुझे ज्यादा देर का बैकअप चाहिए तो क्या है, और कम ये कितने देर का बैकअप देगा, ये बातें भी आपको खरीदते वक्त जिससे भी परचेस कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त ये जरूर पूछेंगे इसका बैटरी बैकअप कितनी देर का है। हर यूपीएस का एक बैटरी बैकअप होता है। हालांकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने लोड उस पे बांध रखे हैं, लेकिन तकरीबन एक जो मिनिमम बैकअप होता है वो जरूर हर यूपीएस का होता है। उसमें लोड के हिसाब से कि अगर आप एक पंखा या एक कंप्यूटर चलाएंगे या एक सिस्टम यूनिट चलाएंगे तो आधे घंटे का बैकअप है, 1 घंटे का बैकअप है, 4 घंटे का बैकअप है, इस तरह का ये बैटरी रन टाइम कहलाता है। तो हर यूपीएस का एक बैटरी रन टाइम होता है। दूसरा है फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर एक्सपेंशन को भी यूपीएस सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है या इन्वर्टर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है। फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है? Requirements for future expansion affects the UPS configuration and determine the space requirement for future modules and battery. तो फ्यूचर एक्सपेंशन भविष्य में क्या आपके एंटरप्राइज में या आपने जहां पे जो यूपीएस लगा रखा है क्या उसमें लोड बढ़ेगा। अगर लोड बढ़ाया जाएगा तो आपने जिस जगह यूपीएस रखा है या यूपीएस का जो मॉड्यूल है उसमें नई बैटरी भी लग सकती है, इतना स्पेस है। फ्यूचर एक्सपेंशन, इन बातों को भी ध्यान में रखना जाएगा। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये तय करती है, ये बात वहां तय की जाती है कि कितना स्पेस चाहिए बैटरियों को लगाने के लिए। अगर आपके इंटरप्राइज में लोड बढ़ता है तो बैटरी लगाने की सुविधा और बैटरियों को बढ़ाने की सुविधा क्या आपके यूपीएस में है? इट इज मोर इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल सिंगल मॉड्यूल एंड एड मॉड्यूल्स एज नीडेड। देखिए एक सिंगल मॉड्यूल मतलब सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी जो यूपीएस होते हैं उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इट इज मोर इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल सिंगल मॉड्यूल। जो सिंगल मॉड्यूल यानी सिंगल बैटरी से चलने वाले यूपीएस होते हैं उनको लगाना बहुत आसान होता है। साथ ही अगर आपने सिंगल मॉड्यूल लगा रखा है यानी अपने यूपीएस में सिंगल मॉड्यूल यानी बैटरी की एक सिंगल बे बना रखी है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर उसमें फ्यूचर में नए मॉड्यूल्स ऐड करेंगे तो क्या वो प्रॉपरली ऐड हो सकते हैं। प्रॉपरली ऐड होने का मतलब कि उसमें नई बैटरी आप और जुड़ सकती हैं कि नहीं। तो बैटरियों को जो एंटरप्राइज पे जो बैटरी यूपीएस इन्वर्टर लगाए जाते हैं उसमें बैटरियां जोड़ी जाती हैं। इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी को जोड़ दिया जाता है। अभी मान लीजिए आपके पास लोड कम है तो आपने उसमें कम बैटरी लगाई, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में अगर उसमें नए बैटरी लगाने की सुविधा है तो उसमें नए बैटरी भी ऐड की जा सकती है कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, बजट की सीमा, कॉन्स्ट्रेंट माने सीमा, अवधि, सीमा, बाउंड्री। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? बजट कॉन्स्ट्रेंट्स प्ले की रोल, मोर पावर रिक्वायरमेंट्स नीड मोर बजट। देखिए एक बात और भी ध्यान रखनी है कि बजट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है कि
सही यूपीएस चुनते वक्त हमें लोड साइज देखना है कि हमारे पास कितनी लोड है और क्या हमारा जो यूपीएस खरीदने जा रहे हैं वो इस लोड के को फुलफिल कर पाता है कि नहीं, सिस्टम रिलायबिलिटी है कि नहीं उसमें, मतलब वो फॉल्ट टॉलरेंट है, साथ में उसको कॉन्फ़िगरेशन पावर सिस्टम का सही है कि नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से सही किया जा सकता है कि नहीं, या हमारी जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी का रन टाइम कितनी देर का बैकअप वो देता है, पावर ऑफ हो जाने के बाद क्या वो पूरे भरोसे के साथ हमको लंबे समय तक पावर बैकअप देगा कि नहीं, उसका रन टाइम प्रॉपर है कि नहीं। चौथी बात, फ्यूचर एक्सपेंशन, क्या भविष्य में अगर हमारे पास बैटरी का एक ही मॉड्यूल है तो क्या जब हमें जरूरत पड़ेगी तो अन्य मॉड्यूलों को भी उसमें जोड़ा जा सकता है। साथ ही यह भी देखना है कि मॉड्यूल मीन्स बैटरी जो लगती हैं उसको मॉड्यूल कहा जाता है, तो वो अगर एक से ज्यादा बैटरी का बे बनाया जाता है तो क्या उसको लगाने की जगह हमारे पास अब उपलब्ध है कि नहीं, यानी फ्यूचर में एक्सपेंशन करने की सुविधा है रहेगी कि नहीं, जहां पे हम इस बैटरी को इंस्टॉल कर रहे हैं या यूपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं या इन्वर्टर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिस जगह पे इन्वर्टर या यूपीएस इंस्टॉल करने के लिए एक जगह लेनी पड़ती है और उस जगह पे वो रखा जाता है। जैसे आप अपने घर में इन्वर्टर रखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रखा होगा, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में उसमें एक से ज्यादा बैटरी लगेंगी, तो वो बैटरी फ्यूचर में उन बैटरियों में अगर सिंगल मॉड्यूल ले रखा है अभी हमने और ज्यादा हमें जरूरत है तो क्या नई मॉड्यूल्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जगह है कि नहीं। बजट कॉन्स्टेंट, साथ ही हमें बजट भी देखना है जो कि की रोल प्ले करता है, यानी मुख्य रोल प्ले करता है। ज्यादा, जैसे कि सभी को पता है, अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी। ये हो गई हमारी राइट यूपीएस को सेलेक्ट करने की कंडीशन और शर्त। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है और इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखी, प्रिंटर को देखा, तो अभी हम एक बार इम्पोर्टेंट एक बार अपना देख लेते हैं। 5-6 मिनट हैं अभी हमारे पास इस सेशन के। नेक्स्ट सेशन 5 मिनट में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन से आपको ध्यान रखना है बायोस एरर कोड्स वगैरह, बायोस वगैरह ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, रियल टाइम, सीमॉस, बूट सेक्टर, विंडोज बूटिंग प्रोसेस, ये ध्यान रखें विंडोज का बूटिंग प्रोसेस क्या है। साथ ही शटडाउन, रीस्टार्ट, रिबूट क्यों होता है। यूपीएस से हालांकि अभी बहुत कम सवाल आए हैं, बट मैंने यूपीएस को बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। आपकी किताब में यूपीएस का बहुत बड़ा नोट्स लिखा है, आपको बड़े नोट्स नहीं ध्यान रखने, भाई यूपीएस कैसे काम करता है, स्टैंड बाय, लाइन इंटरेक्टिव, सबका लिखा रखा है मैंने, सर्किट भी बना रखा है और बहुत शॉर्ट करके लिखा है, बहुत शॉर्ट करके लिखा है। बस आपको ये सर्किट बनाने की प्रैक्टिस आप रोज करते रहें और पेपर बहुत आसान है। ध्यान रहे आपका कॉन्फिडेंस, पिछले पेपर्स में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। तो सारा कुछ जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम में सफलता पाने के का बस यही है कि आप उसको चीजों को बार बार रिपीट करते रहें। रिपीटिशन अगर आप एग्जाम के टाइम में जाके करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। अक्सर यही गलती जो है वो सबसे होती है। बोला भाई आप रोजाना जो है कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर करते रहें। तो आपको जो है मदरबोर्ड असेंबलिंग देखनी है। असेंबलिंग में मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपका जो है सीपीयू कैसे इंस्टॉल करते हैं, रैम कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यूपीएस में यूपीएस आपको देख लेने हैं, शटडाउन रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग कैसे की जाती है, बूट सेक्टर, बूट ब्लॉक किसको कहते हैं, सीमॉस मेमोरी, ये बड़े छोटे छोटे शॉर्ट ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीसी बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस बार बार इम्तिहान में आए और बहुत मोस्ट प्रोबेबली दिस सेशन में भी बायोस जो है वो आने की पूरी संभावना है। बायोस का कोई भी सेक्शन छूटने नहीं पाए। बायोस एरर कोड तक, कैशे मेमोरी,
SD रैम्स वगैरह हो गई, सब विंडोज एक्सपी का इंस्टॉलेशन बहुत शॉर्ट करके मैंने लिखा है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं मॉड्यूल 1 से भी, तो आपको सारे सेक्शंस के बारे में पता होगा। इनको लिखने की भी आदत आप डालें कि अगर कभी आपको लिखना पड़ जाए तो एक कॉपी पे लेके आप इनको लिख भी लें, अपने आप कॉपी उठाएं, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है इस वक्त, कोई भी ना किसी का कोई काम है ना कुछ, तो बहुत सारी जगह पे छुट्टी है, एग्जाम्स, आप पूरी प्रॉपर तैयारी कर लिए, बहुत अच्छा पेपर है, बड़े आराम से निकल जाएगा, किसी का ये पेपर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही टास्क बार कस्टमाइजेशन है, विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल है, ये सब वो चीजें हैं जो हमने पिछले कई पूरे साल भर से करते आ रहे हैं कि विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इनको एक बार लिखने का प्रयास, कॉपी पे इम्तिहान देने से पहले कुछ ना कुछ लिखने की आदत, नोट्स की आप वो जरूर करते रहे। अपने मन से उठा लीजिए कोई भी टॉपिक कि आज मुझे MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन लिख ले रही है, इसी तरह 10 20 5 10 टॉपिक जो है वो आप लिखते रहिए छोटे छोटे। MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन, प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रिंटर भी जरूर तैयार करें। बायोस के बाद प्रिंटर में सारे प्रिंटर्स आपको तैयार करने हैं, कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पूरे प्रिंटर आपको चाहिए। आज ये जो आप इसमें पढ़ेंगे ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा, काम करते वक्त भी, वहां पे भी बहुत इसमें जानकारी आपकी इंटरव्यूज के में भी बहुत काम आने वाली है। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर किस तरह से काम करता है, चेन प्रिंटर, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है। इस बार लेजर प्रिंटर के आने की पूरी संभावना है, लेकिन कोई भी प्रिंटर आ सकता है, तो सारे प्रिंटर आप तैयार करेंगे। प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग, राइट प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोसीजर आपको फिर तैयार करना है, रेड वगैरह तैयार करना है, और ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस एक बार देख लेंगे, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इतना आपको कंटेंट जो है वो तैयार करके रख लेना है, और उसके लिए कोई समय अलग से नहीं निकलेगा, उसको आप तैयार करके अभी से ही शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी जब रहेगी, क्योंकि कंटेंट अभी तो चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी है, तो अगर समय का इंतजार करेंगे तो समय तो निकला जा रहा है। तो ये जो है अपनी तैयारी पूरी तरह से पक्की करके रखिए। आपको बता दिया है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, साथ ही नोट्स को भी बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वो कर दिया है। नेक्स्ट सेशन हम लोग जो है अभी 2 मिनट में शुरू करते हैं, और उसी के साथ ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की, मॉड्यूल 4 का चैप्टर 2, डिस्क यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। इसमें हम डिफरेंट सिस्टम यूटिलिटीज यानी कुछ ऐसे टूल्स के बारे में देखेंगे जो सिस्टम मेंटेनेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। सिस्टम का मेंटेनेंस करना जरूरी इसलिए है ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहे। सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए, किसी भी सिस्टम को, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर सिस्टम हो, हर सिस्टम को सही तरीके से फ्लॉलेसली काम करने के लिए उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, चेकिंग करने की जरूरत पड़ती है कि उसके कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक उसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमको लगातार एक सेट ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज की जरूरत पड़ती है जो ये चेक करेगी कि मेरी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं मशीन के अंदर। तो सिस्टम यूटिलिटीज के अंदर बहुत तरह की यूटिलिटीज हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन और कंप्रेशन कितने तरह के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन। पहला टॉपिक है कंप्रेशन क्या चीज होती है। कंप्रेशन माने होता है साइज कम करना। बहुत सिंपल बात है, कंप्रेशन माने साइज कम कर देना किसी चीज का। तो साइज कम कर देना यानी फाइलें जो हम अपने डिस्क में कोई फाइल स्टोर करते हैं,
तो कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि हमको फाइल का साइज कम करना पड़े, या फोल्डर्स का साइज कम करना पड़े, या डिस्क का साइज कम करना पड़े। डिस्क का साइज या किसी का साइज कम करने से मेजर एडवांटेज क्या है? मेजर एडवांटेज है स्पेस रिक्वायरमेंट। अगर हमें किसी वजह से हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जगह चाहिए हमको, तो हमें चीजों को का साइज कम करना पड़ता है। जो अनवांटेड चीजें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, उनको निकालना पड़ेगा और अपना डिस्क स्पेस यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन is the process of reducing the size of a file. कंप्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें फाइल के साइज को कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है? बाय इनकोडिंग इट्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर एफिशिएंटली। यानी उसके अंदर, जैसे फाइल के अंदर क्या रहता है? डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहती है। उसको, इसके साइज को किसी भी तरह से कम कर दिया जाएगा, इनकोडिंग कर दी जाएगी, इसको किसी दूसरे रूप में बदल दिया जाएगा, या कोई डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स अप्लाई करके उसका साइज रिड्यूस किया जाएगा। और साइज कम करने के लिए क्या किया जाएगा? इसकी नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स जो स्टोर है उनको रिड्यूस किया जाएगा। यानी हम इसके लिए क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, ये काम जो है कंप्रेशन यूटिलिटीज करेंगी। बट वो ये काम करेंगी कैसे? आपकी फाइलों के अंदर के साइज को कम करने के लिए उसकी बिट्स एंड बाइट्स को फाइल का साइज कैसे तय होता है? फाइल का साइज कितनी बिट्स और बाइट्स वो स्टोर कर रही है, उसी के बेसिस पे फाइल का एक साइज तय किया जाता है। कितनी बिट्स हैं, कितनी बाइट्स हैं, आगे जाके बिट्स ही बाइट्स बनाती हैं। तो ज्यादा बिट्स मतलब ज्यादा बाइट्स, और ज्यादा बाइट्स मतलब फाइल का साइज। तो अगर बिट बाइट्स कम कर दी जाए, बिट्स कम कर दी जाए, तो आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा। और इसके लिए आपको आपकी फाइल के जो डेटा है, जो जिस रूप में डेटा है, उसके अंदर कुछ इनकोडिंग, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। जो फाइलों का साइज है रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंप्रेशन कहलाता है। टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशंस आर यूज्ड ऑन डेटा। दो तरह के कंप्रेशन यूज किए जाते हैं, और वो दोनों कंप्रेशन है लॉसी। पहला कंप्रेशन है लॉसी कंप्रेशन एंड सेकंड वन इज लॉसलेस कंप्रेशन। यानी फाइलों का साइज कम किया जाता है तो लॉसी कंप्रेशन अप्लाई किया जाएगा या लॉसलेस कंप्रेशन अप्लाई किया जाएगा। तो कंप्रेशन क्लियर है कि कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन मतलब साइज रिड्यूस करना। फाइल का साइज रिड्यूस करने के लिए, करने से फायदा क्या है? आपको डिस्क में ज्यादा स्पेस मिलेगा, कम स्पेस में फाइल स्टोर हो जाएगी, आप ज्यादा डिस्क बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, किसी और काम के लिए वो, या किसी भविष्य के आपका कोई और काम है तो उसमें आप डिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, फाइलों को रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेशन दो प्रकार के हैं, लॉसी एंड लॉसलेस। क्या फर्क है इनके बीच में? इनके बीच का फर्क जो है वो समझेंगे, और डिफरेंस हमें बताना होगा कि क्या फर्क है लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन में। नाम से ही पता लग रहा है, लॉसी मतलब ऐसा कंप्रेशन जिसमें इंफॉर्मेशन, देखिए जब आप कंप्रेस करेंगे, यानी जब हम किसी हमारे पास मान लीजिए 500 MB डेटा है, और वो डेटा जो है वो किसी फोल्डर के अंदर स्टोर है, फाइलें हैं, और करीब 500 MB उनका टोटल जो साइज फोल्डर का बता रहा है 500 MB। तो हम चाहते हैं कि उसका साइज जो है वो थोड़ा कम हो जाए, तो इसके लिए हमें कंप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब कंप्रेशन अप्लाई, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, जब हम कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो एक आर्काइव बनेगा, लाइक ए बैकअप। कंप्रेशन के जरिए एक तरह का बैकअप भी होता है साथ ही साथ। तो 100 फाइल को कंप्रेस करेंगे अगर हम, तो हमारी सर शेयर्ड है, वेट करिए। ये इतने लोग हैं सर। लॉसी एंड लॉसलेस दो तरह का कंप्रेशन हमारे पास पाया जाता है।
दो तरह का कंप्रेशन कर सकते हैं हम, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन का फर्क। लॉसी कंप्रेशन, नाम उसका लॉसी कंप्रेशन इसलिए है कि जब हम कंप्रेशन करते हैं तो जिस तरह हम बैकअप लेते हैं तो बहुत सारी फाइलों की एक बैकअप फाइल बनती है, ठीक उसी तरह बहुत सारी कंप्रेशन फाइलों की एक सिंगल फाइल बनती है। जब फाइलें कंप्रेस हो जाती हैं तो जो हमारी कंप्रेशन आर्काइव बनती है उससे वापस आपको अनकंप्रेस भी करना पड़ेगा, यानी कंप्रेशन करने के बाद जो फाइल बनी उससे अपने डेटा को लेने के लिए फाइल को वापस रीजनरेट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अनकंप्रेस करना पड़ेगा। तो जब हम अनकंप्रेस करेंगे तो लॉसी कंप्रेशन में अगर फाइल कंप्रेशन करने के बाद जब फाइल को अनकंप्रेस दोबारा से किया जाता है तो कुछ डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, इसीलिए इस कंप्रेशन को लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। लॉसी मतलब जिसमें जानकारी लॉस हो जाती है। कुछ आपके पास डेटा था, आपने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद किसी वजह से जिस डेटा को हमने कंप्रेस करके अपने पास रखा था ओरिजिनल डेटा वो डिलीट हो गया, तो अब हमारे पास जो डेटा कंप्रेस करके हमने रखा है उससे हम उस डेटा को रिक्रिएट भी कर सकते हैं, यानी उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कंप्रेशन जो है वो बैकअप लेने के का कभी काम करता है। एक तरीके से हमारा बैकअप भी हो रहा है कंप्रेशन करने से। एक एडवांटेज ये भी है कि कंप्रेस करने का आखिर फायदा क्या है, लाइक बैकअप आप कंप्रेस करके डेटा को कंप्रेस करने के आपने कंप्रेस यूटिलिटी इस्तेमाल करी और कंप्रेस यूटिलिटी इस्तेमाल करके आपको आपने जो है आपके पास 500 MB की फाइलें थी, आपके पास सैकड़ों फाइलें थी, उनका टोटल साइज जो है 500 MB था, तो आपने उसका जो है लॉसी कंप्रेशन से कंप्रेस किया तो एक आर्काइव फाइल बनी। अब हमारे ओरिजिनल फोल्डर को किसी ने डिलीट कर दिया तो हम अपने कंप्रेस्ड फोल्डर से उसको अनकंप्रेस करके रिक्रिएट करेंगे। लेकिन अगर लॉसी कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम रिकवर करेंगे तो कुछ परसेंटेज इंफॉर्मेशन का लॉस भी हो सकता है, दैट इज लॉसी। This technique involves some loss of information, यानी लॉसी कंप्रेशन में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, इसीलिए इसका नाम लॉसी कंप्रेशन। डेटा that has been compressed using this technique cannot be recovered and reconstructed exactly। तो लॉसी कंप्रेशन में एक ड्रॉबैक यानी एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपने लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करके डेटा को कंप्रेस किया है तो जब हम डेटा को अनकंप्रेस करेंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी दशा में वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर लॉस हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, हालांकि पूरी जो भी कंप्रेशन यूटिलिटीज होती हैं वो रिकवर कर देती हैं लगभग 100% तक, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत तक डेटा जो है लॉस हो सकता है। तो अब ऐसे में जो डेटा लॉस हो गया उसको रिकवर और रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली कुछ ना कुछ परसेंटेज वो लॉस हो जाएगा। तीसरी बात, लॉसी कंप्रेशन में, लॉसी कंप्रेशन ऐसी जगह अप्लाई किया जाता है जहां पे अगर जब डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो अगर कुछ डिफरेंस या कुछ प्रतिशत इंफॉर्मेशन लॉस भी हो जाए तो उस लॉस को बियर किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट कैन टॉलरेट डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड डेटा। ऐसी एप्लीकेशन जो कि जब ओरिजिनल डेटा से डेटा को रिक्रिएट किया जाता है यानी रीजनरेट किया जाता है तो वो एप्लीकेशन जो है वो डेटा लॉस को बियर कर सकती हो। ऐसी जगह पे लॉसी कंप्रेशन अप्लाई किया जाता है। साउंड एंड इमेज कंप्रेशन यूजेस लॉसी कंप्रेशन। अब लॉसी कंप्रेशन कहां पे अप्लाई किया जाता है, किस जगह पे लॉसी कंप्रेशन होता है? साउंड और इमेज वाली जो फाइलें होती हैं, जब किसी साउंड और इमेज वाली फाइलों को आप कंप्रेस करेंगे
तो कुछ ना कुछ प्रतिशत डेटा, कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी जेपीजी फाइल या कुछ ऐसी वीडियो फाइल्स रखी हैं और उनको कंप्रेस कर दिया, तो जब हम उसको अनकंप्रेस करेंगे तो कुछ प्रतिशत यूजर को उतनी बारीकी से पता नहीं लग पाता, बट कुछ प्रतिशत इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती। मोर डेटा कैन बी एकोमोडेटेड इन चैनल। लॉसी कंप्रेशन में जरूरत से ज्यादा डेटा कंप्रेस किया जा सकता है, यानी ज्यादा प्रतिशत कंप्रेशन का किया जा सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा फाइल कंप्रेशन करनी हो अगर, तो लॉसी कंप्रेशन आप अप्लाई करिए। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट हो जाना यानी खराब हो जाना किसी डेटा को, डिस्टॉर्शन हो सकता है। जो डेटा हम ले करके आए हैं, जब अगर हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया तो कुछ डेटा खराब भी हो सकता है लॉसी कंप्रेशन में। उदाहरण है टेलीफोन सिस्टम या वीडियो सीडीज, ऑडियो सीडीज, वीडियो सीडीज, इसमें लॉसी कंप्रेशन चलता है। जब आप इनकी फाइलों को टेलीफोन सिस्टम या वीडियो सीडी फाइल्स वगैरह, इस तरह की वीडियो वाली फाइलें रखेंगे, इनको आप कंप्रेस करेंगे तो जब रीजनरेट की जाएगी तो कुछ प्रतिशत इंफॉर्मेशन कम हो सकती है, या जो कलर वगैरह है वो कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन इतनी कम होंगे कि वो यूजर उसको बियर कर सकता होगा। लॉसलेस कंप्रेशन। फर्स्ट, लॉसलेस कंप्रेशन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करता। यानी अगर आपने किन्हीं फाइलों को कंप्रेस किया तो रीजनरेट करेंगे तो 100% इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी हमें मिलेगी। नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉसलेस कंप्रेशन इन्वॉल्व्स नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें सूचना का कोई भी एक बारीक सा भी टुकड़ा लॉस नहीं होता है। इफ डेटा हैज बीन कंप्रेस्ड, द ओरिजिनल डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंप्रेस्ड डेटा। अगर आपने लॉसलेस कंप्रेशन के जरिए डेटा को कंप्रेस किया तो ओरिजिनल डेटा रिकवर होता है। डेटा का कोई भी प्रतिशत, जैसे कि ऊपर कहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, जरा भी प्रतिशत, तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपको वैसे मिलेगा। नंबर 3, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन that cannot tolerate any difference between original and reconstructed data। ऐसी एप्लीकेशन जिसमें अगर ओरिजिनल डेटा को रिकंस्ट्रक्शन के दौरान या डीकंप्रेशन के दौरान अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी चेंजेस जरा भी बर्दाश्त या टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। ऐसी एप्लीकेशंस में लॉसलेस कंप्रेशन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी ऐसी जगह पे लॉसलेस कंप्रेशन चलाना चाहिए। नो लॉस इन इंफॉर्मेशन, सो कंप्रेशन रेट इज स्मॉल। क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन का जरा भी लॉस नहीं होता, इसलिए कंप्रेशन रेट जो है, कंप्रेशन रेट इसमें बहुत कम होता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें हाई कंप्रेशन रेट होता है, इसमें कंप्रेशन रेट ज्यादा फाइल का साइज कम नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट कंप्रेशन कहां होता है? लॉसलेस कंप्रेशन, टेक्स्ट फाइलों का जो कंप्रेशन होता है, जब आप एमएस वर्ड या इस तरह की डॉक्यूमेंट फाइलें या जिस में डेटा लिखा होता है, टाइप डेटा रहता है, टाइप करके लिखा रहता है, पीडीएफ फाइलें वगैरह हो गई, इस तरह की फाइलें हो गई, इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो टेक्स्ट कंप्रेशन यूजेस लॉसलेस कंप्रेशन। टेक्स्ट फाइलों में ज्यादा डेटा कंप्रेशन नहीं किया जा सकता, यानी ज्यादा छोटा साइज नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ साउंड और इमेज फाइलों का ज्यादा कंप्रेशन किया जा सकता है, लेकिन ड्रॉबैक है लॉसी कंप्रेशन का, जब हम फाइल रिक्रिएट करेंगे या डीकंप्रेस करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ परसेंटेज इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। लेस डेटा कैन बी एकोमोडेटेड इन द चैनल। अगर हम रिक्रिएट कर रहे हैं या कंप्रेशन करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा का डेटा जो है वो आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। डिस्टॉर्शन कम होता है,
डिस्टॉर्शन मतलब जब हम अनकंप्रेस करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो खराब नहीं होगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। फैक्स मशीन हो गई, रेडियोलॉजिकल इमेजेस हो गई, इन जगह पे लॉसलेस कंप्रेशन अप्लाई होता है। फैक्स वगैरह करते हैं तो फैक्स करते वक्त जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह फैक्स मशीन में डेटा कंप्रेस करके जाता है, तो चूंकि वो टेक्स्ट डेटा रहता है तो हर मशीन या हर कोई ट्रांसमिटिंग डिवाइस जो डेटा सेंड और रिसीव करता है वो डेटा को पहले कंप्रेस करता है, तब जाकर के डेटा को सेंडर जो है वो अपने पास से रिलीज करता है और रिसीवर फिर उसको डीकंप्रेस करता है और रीजनरेट करता है। तो इस दौरान अगर वो डेटा टेक्स्ट टाइप का है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, लेकिन अगर वो डेटा साउंड और इमेज फाइल का है, क्योंकि वहां पे लॉसी कंप्रेशन अप्लाई होता है, इस वजह से उसके लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, कुछ प्रतिशत डेटा लॉस हो जाएगा। ये मेन फर्क है लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन से हमें दो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कंप्रेशन, एक तो कंप्रेशन प्रोसेस क्या है कि कंप्रेशन में फाइलों का साइज रिड्यूस किया जाता है और इसके लिए उसके बिट और बाइट्स को रिड्यूस करा जाएगा इंफॉर्मेशन को, और इसके लिए इनकोडिंग सिस्टम अलग अलग तरह के अप्लाई किए जाते हैं। वहीं कंप्रेशन दो प्रकार का होता है, लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन। कंप्रेशन यूटिलिटीज अभी हम पहले डिफ्रेगमेंटिंग हार्ड डिस्क कर लेते हैं, उसके बाद हम कल के सेशन में ये करेंगे कंप्रेशन यूटिलिटीज, क्योंकि इसके लिए मुझे ये दो यूटिलिटीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। डिफ्रेगमेंटिंग हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटिंग हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट नोट्स के लिए। फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन का अपोजिट होता है डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिफ्रेगमेंटिंग हार्ड डिस्क, यहाँ पे हमको जो है डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में बताना है कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है और क्या हमारे पास कोई डिफ्रेगमेंटिंग टूल है, यूटिलिटी है डिफ्रेगमेंटिंग। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंट माने टुकड़े में बिखर जाना, टूट जाना। और जो हमारी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स है या ऐसे हार्ड ड्राइव्स जिसमें मैकेनिकल सिस्टम, लाइक फ्लॉपी डिस्क किट हो गई जिसमें मैकेनिकल सिस्टम यूज किया जाता है, हार्ड ड्राइव्स हो गई जो कि मैकेनिकल सिस्टम्स को यूज करती है, जिसमें एक हेड होता है और हमारे पास एक सर्कुलर मूव करता हुआ, बहुत तेज गति से मूव करता हुआ कोई मीडिया होता है जिसमें फाइल को जो है राइट किया जाता है। तो इस तरह के जो डिस्क होती हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। फ्रेगमेंटेशन माने फाइल और फोल्डर जो है वो अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर जाते हैं। ऐसी फाइलें जिनको बार बार मॉडिफाई किया जाता है, बार बार अपडेट किया जाता है, उसके अंदर मौजूद जानकारी, डेटाबेसेस हो गई जिनको बार बार अपडेट किया जाएगा, उनके अंदर कुछ लंबे समय के बाद, यूज करने के बाद डिस्क में फ्रेगमेंटेशन की समस्या खड़ी हो जाती। फाइल और फोल्डर जो है वो एक ही फाइल फोल्डर अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, पूरी डिस्क में फैल जाता है अलग अलग जगह पे। तो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमारा जो हेड है उसको, अगर वो फाइलें अलग अलग टुकड़े में बिखरी हैं तो उसको रीड करने के लिए हमारे हेड को अलग अलग ट्रैक सेक्टर से उन फाइलों को रीड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में एक खास तरह की प्रॉब्लम पैदा होगी। वो है सिस्टम का स्लगिशनेस होना, या सिस्टम फाइलों का, जो फाइलें जो एक्सेस कर रहा है आपका हेड, उसका एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, यानी फाइलें बहुत धीरे एक्सेस होंगी और डिस्क स्लो हो जाएगी। अक्सर जो डिस्क बहुत पुरानी हो जाती हैं या जिनमें लार्ज क्वांटिटी में डेटा स्टोर होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन की समस्या खड़ी हो जाती और डिस्क स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि रीड राइट हेड को फाइलें जो है वो अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर गई हैं
अब उनसे उन ट्रैक सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हेड को अलग अलग ट्रैक सेक्टर्स में जाके उन फाइलों को और उनके एसोसिएटेड ट्रैक सेक्टर्स को ढूंढना पड़ता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन ढूंढने में जो समय बर्बाद होता है तो डिस्क का एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। साथ ही अगर फाइल डिलीट हो गई या एक्सीडेंटली फाइल की रिकवरी करनी हो तो उस रिकवरी करने में भी बहुत लगभग इम्पॉसिबल हो जाता फाइलों की रिकवरी करने में। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट होने से दो समस्या खड़ी होती है। एक तो डिस्क का एक्सेस टाइम स्लो हो जाता है, यानी डिस्क से डेटा को रीड करके लोड करके यूजर को देना, एक्सेस करना उन फाइल फोल्डरों का, ये टाइम जो है जरूरत से ज्यादा लगता है। और साथ ही फाइलों की रिकवरी करने में, यानी उनको अगर कभी बचाने का काम करना हो, फाइलें खराब हो गई और डिस्क लेवल पे हम उसको रिकवर कर रहे हो, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड हो चुकी है डिस्क, फाइल फोल्डर की जानकारी अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर गई है। तो हमारी डिफ्रैगमेंटिंग नाम का प्रोसेस हमको अपनाना पड़ेगा। अगर ऐसी डिस्क जो स्लो हो गई है तो उसमें एक समस्या फ्रेगमेंटेशन की हो सकती। डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमको एक यूटिलिटी मिली है जिसका मुख्य काम है जो फ्रेगमेंटेड डिस्क के अंदर जो फाइल और फोल्डर फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं, अलग अलग ट्रैक सेक्टर्स में बिखर चुके हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर नाम की यूटिलिटी उन फाइल्स एंड फोल्डर्स के ट्रैक सेक्टर्स और उनकी इंफॉर्मेशन को रीराइट कर देती और उनको सही जगह पे डिफ्रैक्ट करके, उनको सही जगह पे फिक्स करके उनकी लोकेशन को रिफिक्सिंग करती है ताकि उनके ट्रैक सेक्टर जो है वो सही किए जा सके, जिससे डिस्क को रीड करना और उनका एक्सेस टाइम बढ़ाया जा सके। एक्सेस टाइम जल्दी एक्सेस हो और एक्सेस टाइम जल्दी हो जाएगा तो हमारी डिस्क जो है वो जल्दी रीड करेगी। तो डिफ्रैगमेंटिंग हार्ड डिस्क क्या है? इन रियल टाइम फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स इन हार्ड डिस्क। अक्सर जिन डिस्क में बहुत ज्यादा डेटा जो है वो आके स्टोर होता है, उनमें फ्रेगमेंटेशन नाम का प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन नाम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इट इज ड्यू टू विच फाइल्स एंड फोल्डर आर स्कैटर्ड अक्रॉस द डिस्क, जिसकी वजह से फाइल और फोल्डर डिस्क में डिफरेंट ट्रैक सेक्टर्स में बिखर जाते। एक ही फाइल रहेगी और वो फाइल जो है वो अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर जाएगी, जिससे उसको रीड करने में दिक्कत होगी। फाइल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीजेस डिस्क एक्सेस टाइम। फाइल फ्रेगमेंटेशन अगर आपके फाइलों का आपके डिस्क में हो गया तो इससे डिस्क एक्सेस टाइम बढ़ जाता है और इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ सैल्वेजिंग ए फाइल। सैल्वेजिंग मतलब सेव करना या रिकवर करना। अगर कभी फाइल ट्रैक सेक्टर लेवल पे या डिस्क लेवल पे हमको एक्सेस करनी हो या डिस्क सेक्टर ट्रैक सेक्टर लेवल पे उन फाइलों को रिकवर करना हो तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। एक तो दो दिक्कत आएंगी फ्रेगमेंटेशन होने से। एक तो डिस्क को एक्सेस करने में बहुत टाइम लगेगा, यानी आपकी डिस्क का एक्सेस टाइम स्लो हो जाएगा, और साथ ही अगर फाइल लेवल रिकवरी करनी हो तो वो भी बहुत मुश्किल होगा, यानी बहुत मुश्किल होगा चांस आपके फाइल, कभी कभी फाइल कोई सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है तो उसको फाइल लेवल रिकवरी करनी पड़ती है ट्रैक सेक्टर लेवल से, तो वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी रीड्स एंड रीराइट्स द फाइल ऑन द डिस्क। अब डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है? जो फाइल ट्रैक सेक्टर अलग अलग बिखर गए हैं उनको रीराइट कर देगा, दोबारा से उनके ट्रैक सेक्टर लिखना शुरू करेगा आपकी डिस्क के अंदर, और उनको एक जगह, जो फाइलें अलग अलग बिखर गई हैं उनको एक ट्रैक सेक्टर में लाके उनका ट्रैक सेक्टर रिक्रिएट करेगा, जिससे वो साथ में जो बिखरी हुई फाइलें हैं वो एक ही साथ में एक ही एरिया में डिस्क में राइट हो जाएंगी। तो द डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी रीड्स, एक तो पढ़ता है कि ये फाइलें कहां कहां बिखर गई हैं,
एंड रीराइट्स द फाइल ऑन द डिस्क, और दोबारा उनको रीराइट करता है, उनके उनके ट्रैक सेक्टर बदल करके उनको एक ही जगह पे रीराइट कर देता है। और ऐसा करते वक्त इट मूव्स द पीस ऑफ ईच फाइल और फोल्डर टू वन लोकेशन। उनके जो अलग अलग बिखरे हुए टुकड़े हैं, पीसेस हैं, हर एक फाइल के जो अलग अलग ट्रैक सेक्टर में बिखर गए हैं, उनको एक स्थान पे ला करके फिक्स कर देता है, जिससे ट्रैक सेक्टर्स उनके जो है सेम लेवल के हो जाते हैं, अलग अलग ट्रैक सेक्टर में नहीं बिखरते वो, और डिस्क को रीड करने में हेड को आसानी होती है। तो डिफ्रेगमेंटेशन करने से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो डायग्राम बने हैं, और फर्स्ट में फ्रेगमेंटेड डिस्क दिख रही है। इस फ्रेगमेंटेड डिस्क में एक फाइल कई जगह पे कई ट्रैक सेक्टर में बिखर गई है, क्योंकि इस फाइल में बार बार अपडेशन होता है। फाइल ज्यादा बड़ी है, बार बार डाटाबेस फाइलें हैं, मान लीजिए डाटाबेस फाइल्स में बहुत सारा डाटा आता है रोजाना, और रोजाना उनके अंदर अपडेशन होता है, और सालों तक उनके अंदर अपडेशन होता रहता है। रोजाना उसके अंदर कुछ डेटा एंटर हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मूव हो रहा है। उसके अलावा भी और भी कई फाइलें बन रही, तो अब उसकी ट्रैक सेक्टर इंफॉर्मेशन अलग अलग टुकड़ों में वो बिखर जाएगी। फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा ऐसी डिस्क में, जिसमें रोजाना इस तरह का काम होता है। तो रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब जो इंडस्ट्रीज पे जो रियल टाइम में काम करते हैं, जो सिस्टम्स जिसमें ट्रांजैक्शन तुरंत होता है, उन ट्रांजैक्शन करने वाली डिस्क में इस तरह की समस्या पैदा होती है। तो डिफ्रेगमेंटर हमारा क्या करेगा, ये जो ट्रैक सेक्टर्स तो अब इसके राइट हो चुके हैं, लेकिन डिफ्रेगमेंटर उनके ट्रैक सेक्टर्स को रीराइट करेगा। यानी सबसे पहले ये जिस ट्रैक सेक्टर में है उनको रीड करेगा, रीड करने के बाद इन ट्रैक सेक्टर्स को मूव करके दोबारा से रिफिक्सिंग करके इनके ट्रैक सेक्टर्स को बरोबर कर देगा। देखिए इसने डिस्क से मूव करा इनके अलग अलग ट्रैक सेक्टर्स को, और इस चित्र में, इस डायग्राम में ये डिफ्रेगमेंटेड डिस्क हो गई है। डिस्क की हेल्थ जो है वो दोबारा से सही हो गई। पहले उसकी हेल्थ खराब हो गई थी क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड हो गई थी, और इसकी हेल्थ सही कर दी गई। अब डिस्क को एक्सेस करने में, ये एक ही फाइल है, अब इस फाइल को रीड करने में हेड को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही ट्रैक सेक्टर में बनी हुई है, इसका ट्रैक नंबर एक ही। डिफ्रेगमेंटिंग योर हार्ड डिस्क। डिफ्रेगमेंटेशन किया कैसे जाता है हार्ड डिस्क का? यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि आप जो है वो अपनी डिस्क को कैसे डिफ्रैक्ट करेंगे, ये प्रोसेस क्या है। पहले तो हमें बताना है कि डिफ्रेगमेंटिंग होती क्या है, दूसरा प्रोसेस में डिफ्रेगमेंटिंग करेंगे कैसे आप अपनी डिस्क की। तो डिफ्रेगमेंटर टूल जो है वो हमारी डिस्क में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिला हुआ टूल है। यूटिलिटीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, सिस्टम यूटिलिटीज के नाम से ये है। डिस्क डिफ्रेगमेंट टूल को यूज करने के लिए आप अपने सिस्टम टूल्स जो हमको मिले होते हैं उनको चेक करना होता है। इसके अलावा कंट्रोल पैनल के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर भी, जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज के, उसमें कुछ जगह लोकेशन पहले बदली गई है। पहले सिस्टम टूल्स के अंदर ये यूटिलिटी पाई जाती थी, अभी विंडोज 8 और 10 में इस यूटिलिटी की जगह बदल ली गई। तो ये कैसे लॉन्च किया जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसको लिखेंगे कि कैसे ये काम किया जाएगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर को यूज करने के लिए हमको चेक करना है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर विंडोज 10 है मेरे पास, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर मुझे क्या कहां से मिलेगा, आपको पहले चेक कर लेते हैं कहां पे है ये। हमने अपना माई कंप्यूटर खोला और हमारी जो डिस्क है, कोई भी डिस्क पार्टीशन, चाहे सी ड्राइव हो या ई ड्राइव, उस पर राइट बटन क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ टूल्स नाम का एक ऑप्शन होगा। पहला काम क्या करना है आपको डिफ्रेगमेंटेशन करने के लिए, ये टूल बहुत सारी जगहों पे रहता है, एक आध और जगह है जहां से ये टूल एक्सेस होता है। तो शॉर्टकट रास्ता ये है जल्दी याद करने का, माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे
आपने अपना पार्टीशन खोला, आपको अपनी ड्राइव्स को डिफ्रेगमेंट करना होगा। आपने पार्टीशन बना रखे हैं, तो पार्टीशन सी ड्राइव हो या ई ड्राइव, आप किसी को भी डिफ्रेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन जो है वो सी ड्राइव पे पहले चेक करना होगा, और उसके बाद आपकी डिस्क जो लगातार यूटिलाइज करी जा रही है उनको करना होगा। तो पहले हम ई ड्राइव के ऊपर चला लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव है जिसको 104 जीबी की, जिसमें 85.1 जीबी जो है फ्री है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये फ्रेगमेंटेड तो नहीं हो। सबसे पहला काम ये है ये चेक करना कि क्या मेरी डिस्क में फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हुआ है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है वो हमको ये भी बताएगी कि क्या मेरी डिस्क में फ्रेगमेंटेशन हुआ है, और अगर हुआ है तो कितने परसेंटेज, और उसको रिपेयर फिर करने पे हम डालेंगे। तो हमने ई ड्राइव पे राइट बटन क्लिक किया और उसको प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ पे डिस्क प्रॉपर्टीज आ रही है, इसमें टूल्स है और इसमें है ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रेगमेंटेड ड्राइव। ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया इसका, और ये देखिए ये डिफ्रेगमेंटर है। डिफ्रेगमेंटर का मुख्य विंडो स्क्रीन हमारे पास आ रहा है। इसमें कह रहा है आपको कौन सी, यहाँ पे सारी ड्राइव्स आ रही हैं, सी ड्राइव आ रही है, ई ड्राइव आ रही है। सिस्टम रिजर्व ड्राइव जो है, सिस्टम रिजर्व ड्राइव ये वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ अपने सिस्टम फाइलों को रखता है, तो इसके अंदर डेटा, ये मेरे डेटा के लिए नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए रखी है। तो सबसे पहले हम जिस ड्राइव को आपको फ्रेगमेंटेशन चेक करना है उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ ई ड्राइव का फ्रेगमेंटेशन चेक करना है। अभी ये 0% दिख रहा है, इसको पहले एनालाइज करेंगे। यहाँ पे इस यूटिलिटी में हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें हमारे पास एनालाइज एक ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज है, चेंज सेटिंग है। सबसे पहले हम एनालाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और डिस्क एनालाइज करके इसने हमको बताया कि आपकी डिस्क जो ड्राइव ई आपने इसको दी है फ्रेगमेंटेशन चेक करने के लिए, इसमें 0% फ्रेगमेंटेशन है, यानी ये फ्रेगमेंटेड हुई नहीं है। सी ड्राइव को चेक करते हैं, एनालाइज करेंगे, और चेक करके रिजल्ट यहां आएगा। ये कह रहा है आपकी डिस्क 3% फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। देखिए सी ड्राइव ज्यादा फ्रेगमेंटेड होगी क्योंकि उसमें लगातार ट्रांजैक्शन यानी अपडेशन होते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर फाइलें रीड करता है, बार बार रखता है, बार बार रीड करता है, बार बार उसके अंदर फाइलें आती जाती हैं। तो इस वजह से ये 3% फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। हालांकि 3% फ्रेगमेंटेशन जो है वो ज्यादा बड़ा फ्रेगमेंटेशन नहीं है, कम से कम 40 या 40% से ऊपर फ्रेगमेंटेशन हो तो हम डिफ्रेक्ट चलाएं, बट आप इसको ऑप्टिमाइज करके डिफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस पे लगा सकते हैं। ये मैंने ऑप्टिमाइज से डिफ्रेगमेंटेशन चलाना शुरू करा है। डिफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जिस वक्त चल रहा हो उस वक्त ध्यान रखना है कि आप सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं कर सकते डायरेक्ट। जब ये प्रोसेस या तो स्टॉप कर लीजिए, या जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए इस दौरान आप दूसरा काम कर सकते हैं, यानी इसको बैकग्राउंड में रख के हम और काम कर सकते हैं, बस सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करेंगे कि आपने ये प्रोसेस चल रहा और सिस्टम को डायरेक्ट टर्न ऑफ कर दिया। इससे डिस्क क्योंकि ट्रैक सेक्टर्स की रीडिंग कर रहा है तो कोई परेशानी पैदा कर सकता है आपके हार्ड डिस्क पे फिजिकल लेवल पे कुछ खराबी हो सकती है या परेशानी पैदा हो सकती है, फाइल सिस्टम में ट्रैक सेक्टर में परेशानी हो सकती है। तो पूरा प्रोसेस हो जाने दीजिए। देखिए इसमें कई 2-3 इसका स्टेटस अभी कह रहा है पास 1 स्टेज, इसमें 2-3 स्टेज आएंगी, तो वो 2-3 स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाए तब। अगर आपको इसके प्रोसेस को रोकना है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है पास 2 स्टेज नंबर 2 पे आ गया, और उसमें रिलोकेटेड मतलब उनकी जगह को पुरानी जगह से हटा के नई जगह से हटा के किसी को पुरानी जगह से हटा के नई जगह पे रिलोकेट कर रहा है उनको। तो आपने डायग्राम में देखा था कि रिलोकेशन पुरानी जगह से हटा के उनको नई जगह पे आपके डिस्क के ट्रैक सेक्टर रिलोकेट कराने पड़ते हैं। तो डिफ्रेगमेंटेशन के दौरान पुराने ट्रैक सेक्टर्स को हटा के नए ट्रैक सेक्टर पे मूव करता है डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी, और वही रिलोकेशन का काम यहाँ हो रहा है। और रिलोकेशन के काम में थोड़ा समय लगेगा तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। हम चाहे तो डिफ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को बाद के लिए
देखिए 2% 3% था, 2% फ्रेगमेंटेशन, इसका 1% फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया, हट गया, अब सिर्फ 2% फ्रेगमेंटेड। बाद में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, यानी बीच में रोक करके प्रोसेस को कभी भी दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। क्लोज करते हैं फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी, डिफ्रेगमेंट यूटिलिटी, और वापस हम आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो डिफ्रैक्ट करने का है। क्या किया था हमने हमने अपने माई कंप्यूटर को खोला था और उसमें से जिस भी पार्टीशन को डिफ्रैक्ट करना है उसमें राइट बटन क्लिक किया, टूल्स में गए और ऑप्टिमाइज द डिफ्रैगमेंटिंग ड्राइव, आपको अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, एनालाइज करना है और डिफ्रैगमेंट कर देना उस ड्राइव को। इतना काम है इनमें से। नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।